की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भारत के संसाधन पाठ के खनिज और शक्ति के संसाधन का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में कृषि संसाधन पर अध्ययन किया था। खनिज संसाधन, खनिज क्या होते हैं? तो भूगर्भ से प्राप्त किए गए कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ को खनिज कहते हैं। खा से खाने और खाना से निकाला गया कोई भी पदार्थ खनिज कहलाता है। लेकिन आपने लौह अयस्क सुना है। अयस्क ऐसी चट्टान होती है जिससे धातु निकाली जा सके, अर्थात भूगर्भ से प्राप्त ऐसी चट्टान जिससे धातु प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहा जाता है। खनिज, हम क्यों खनिजों का उपयोग करते हैं? नदियों के किनारे कृषि करके व्यक्ति ने आजीविका चलाई, अपने जीवन जीना शुरू किया। धीरे धीरे निरंतर विकास करते हुए हम आज आधुनिक युग तक पहुंच गए। और जब हमने अपनी विकास यात्रा की तरफ पीछे नज़र डालें तो इन्हीं खनिज संसाधनों के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि आधुनिक जो सभ्यता है उसका जो विकास है वो पूरी तरह से उद्योगों पर निर्भर है। और उद्योग किस पर निर्भर हैं? खनिज संसाधन पर निर्भर हैं। ऐसा इसलिए कि उद्योगों में विभिन्न तरीके का उत्पादन होता है, कई कारखाने लगाए जाते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे दैनिक रोज़मर्रा की विभिन्न वस्तुएं, चाहे वो प्लास्टिक से लेकर हो, चाहे वो मशीनों से लेकर हो, चाहे वो अनाज हो, खाद्यान्न हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवहन के साधन हो, इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं लोहे का उपयोग हो रहा है। मैग्नीज, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी खनिज संसाधनों का उपयोग कर हम अपने जीवन में निरंतर विकास कर रहे हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि खनिज संसाधन औद्योगिक विकास या औद्योगिक उन्नति का आधार हैं। जिस देश में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ का विकास वो तीव्र गति से होता चला जाता है। जैसे हमारे देश में छोटा नागपुर का पठार दुनिया में खनिज संपदा के संबंध में सबसे प्रसिद्ध पठार है। खनिज संसाधन का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज नाम से ही स्पष्ट होता है, ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज। अधात्विक खनिज से अर्थ ये है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो लौह अयस्क, सबसे पहला जो खनिज दिया है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क क्या है? एक अयस्क है और लौह अयस्क वो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की रीढ़ है। हमारा विकास काफ़ी हद तक लौह अयस्क पर निर्भर करता है। उद्योगों में चलने वाली मशीनें लोहे से बनाई जाती हैं और लोहा वो अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे देश में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। और यदि हम लौह अयस्क को प्रकारों में बांटें तो 4 प्रकार के होता है लौह अयस्क: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट जो अयस्क है इसमें आपका 60 से लेकर 70% तक लोहे का अंश पाया जाता है। यह जो होता है वो लाल और भूरे रंग का होता है। मैग्नेटाइट अयस्क है वो काले रंग का होता है, इसमें लोहे का अंश 72% तक होता है। तीसरा है लिमोनाइट अयस्क। लिमोनाइट अयस्क यह पीले रंग का होता है और इसमें लोहे का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है। फिर है सिडेराइट अयस्क। सिडेराइट अयस्क में लोहे का अंश रहता है वो 10 से 48% के बीच होता है। तो ये है अयस्क के प्रकार। तो चलिए अब देखते हैं लौह अयस्क का वितरण। भारत में लौह अयस्क का वितरण, आपकी पुस्तक में जो लौह अयस्क का वितरण दिया है उसको मैंने सरल करने के लिए, ताकि आपको मानचित्र पर उसका वितरण आसानी से प्रदर्शित कर सकें, राज्यवार किया हुआ है। देश का लगभग 95% लौह अयस्क ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ओडिशा में हम देखें कि कौन सी खदानों से अयस्क निकाला जाता है, तो यहाँ पे गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, किरुवरु तथा बोनाई सुलेपात,
ये 4 महत्वपूर्ण खदानें हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। और ये खदानें जो हैं सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर स्थित पहाड़ी श्रृंखला के क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा जो आता है झारखंड। झारखंड में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिला, यहाँ की जो महत्वपूर्ण खदान है वो है नोआमंडी और गुआ। नोआमंडी और गुआ की खानों से अयस्क निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर तथा दुर्ग जिले में अयस्क पाया जाता है। यहाँ की बैलाडीला की खानें विश्व प्रसिद्ध हैं। दल्ली राजहरा की खानों से भी अयस्क निकाला जाता है। कर्नाटक में वेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, चिकमंगलूर, तुमकुर जिलों से अयस्क की प्राप्ति होती है। यहाँ महत्वपूर्ण खदानें सेंदूर हॉस्फेट और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिलों से लौह अयस्क निकाला जाता है। तमिलनाडु में सेलम तथा नीलगिरी जिले में अयस्क पाया जाता है। अब है मैंगनीज। लौह अयस्क के बाद अब हमें मैंगनीज पढ़ना है। मैंगनीज एक प्रकार का अयस्क होता है जिसका उपयोग लोहा इस्पात बनाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। लोहा इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क के साथ मैंगनीज, चूना पत्थर, क्ले को मिलाया जाता है और फिर उससे लोहा इस्पात बनाया जाता है। इस प्रकार से लोहा इस्पात के निर्माण में मैंगनीज का स्थान महत्वपूर्ण है और मैंगनीज का उपयोग विनिर्माण उद्योग में भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं भारत के मानचित्र पर कि भारत में मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओडिशा देश में मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। यहाँ बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालीहांडी तथा बोलनगीर में मैंगनीज की खदानें हैं। कर्नाटक में धारवाड़, वेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में मैंगनीज का विस्तार है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले में मैंगनीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला तथा झाबुआ जिले में मैंगनीज पाया जाता है। आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जिनका हम रोजमर्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं और एल्यूमिनियम फाइल भी आपको दिखाई दे रही है। अब ये एल्यूमिनियम फाइल एल्यूमिनियम से बनती है, तो एल्यूमिनियम आता कहाँ से है? तो चलिए आज हम बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है और भारत में हम अब बॉक्साइट के वितरण को देखेंगे। ओडिशा में कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगीर तथा कोरापुट, इन क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और अमरकंटक के पठार से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट से बॉक्साइट निकाला जाता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे और कोल्हापुर स्थानों से बॉक्साइट जो है प्राप्त किया जाता है। तांबा, आपको स्क्रीन पर कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं। अब हम तांबे का अध्ययन करेंगे। तो तांबे का उपयोग हम घरों में, हमारे दैनिक जीवन में भी तांबा धातु महत्वपूर्ण है। तांबा बिजली का उत्तम सुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग बिजली उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है। इसका उपयोग बिजली की मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, बिजली के तार बनाने में, जनरेटर्स बनाने में भी किया जाता है। इसके साथ ही कई अन्य धातुओं के साथ मिलाकर नई जो है धातुओं का भी तांबे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। भारत में तांबे के भंडार बहुत सीमित हैं। बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर तांबे पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बालाघाट में तांबा पाया जाता है और राजस्थान में अलवर तथा झुंझुनू जिले में खेतड़ी में पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूमि जिले, ये तीनों ही जगह तांबे की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभ्रक कायांतरित शैलों से प्राप्त किया जाता है और यह परतों के रूप में होता है। इसका उपयोग घरों में लगने वाले टाइल्स बनाने के लिए भी किया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है
और ऊष्मा का उत्तम सुचालक होता है। ऐसे चांदी का हम देखें, चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु है, लेकिन महंगा होने के कारण नहीं किया जाता है और धीरे धीरे अब हम एल्यूमिनियम के तारों का भी उपयोग करने लगे हैं। तो अभ्रक का उपयोग जो है बिजली उद्योग में भी किया जाता है। तो चलिए अब भारत में अभ्रक के वितरण को देखें। अभ्रक राजस्थान में पाया जाता है, जो कि अभ्रक की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कर्नाटक के हासन तथा केरल के पुन्नारूर जिले में भी अभ्रक पाया जाता है। बिहार का अभ्रक अपनी सफ़ेदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। तो यह था अभ्रक का वितरण। खनिज के संसाधन के अध्ययन के बाद हम शक्ति के संसाधन का अध्ययन करेंगे। शक्ति के संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग संभव नहीं होता है, उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग नहीं, हम अनंत काल तक भी इन साधनों का उपयोग करते रहे तो भी ये साधन जो है कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनका दोहन हम अनंत काल तक भी करेंगे तो भी ये समाप्त नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन भी कहा जाता है और नवीनीकृत साधनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो पहले हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अध्ययन करेंगे। चूँकि ये स्रोत धीरे धीरे जो है समाप्त होने की कगार पर हैं, विशेषकर कोयला, चूँकि ये संसाधन समाप्त होने की कगार पर है, इसीलिए इसका उपयोग प्रमुख रूप से अभी उद्योगों और कारखानों में ही किया जाता है। कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। अब भारत में हमें कोयला उत्पादक क्षेत्र मानचित्र पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 स्रोत हैं कोयले के, एक है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा है टर्शरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देश के सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं और कुल भंडारण का 96% जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में ही पाया जाता है और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र में आता है और यहाँ पर मुख्य रूप से विटुमिनस कोयला मिलता है। टर्शरी कोयला क्षेत्र जो है उसमें केवल कुल उत्पादित कोयले का 1% ही पाया जाता है और यह मुख्य रूप से आसाम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल भूगर्भ में अवसादी शैलों से निकाला जाता है। भारत में मुख्य रूप से असम का डिगबोई क्षेत्र और मुंबई हाई तेल क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अब हम पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और दुनिया में बहुत ही सीमित जगह पर पेट्रोलियम या खनिज तेल पाया जाता है। तो खनिज तेल का उपयोग हम कई जगह पर करते हैं, जैसे आप ठंड में देखते होंगे हम वैसलीन पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोलियम का अंश होता है। रासायनिक जो उद्योगों में पेट्रोलियम बनाए का उपयोग होता है, रबर उद्योगों में पेट्रोलियम का उपयोग होता है, कॉस्मेटिक्स में हम जो है पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। इस तरीके से विभिन्न उद्योगों में पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए आधुनिक युग में इसका उपयोग बढ़ने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण होता गया है। हालांकि यह एक समय के बाद समाप्त होने वाला संसाधन है, इसीलिए इसके बाद हम और भी अधिक जो नए ऊर्जा के स्रोत ढूंढते जा रहे हैं और उन पर जो है कार्य करते जा रहे हैं, क्योंकि यह एक जो है निरंतर हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम इसका दोहन कर रहे हैं विभिन्न उद्योगों में, उस हिसाब से यह निश्चित ही एक दिन समाप्त होने वाला संसाधन है। तो चलिए अब ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पहला है इसमें सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से आप अपरिचित नहीं हैं। हमारे जीवन, हमारे उत्पत्ति का आधार ही सूर्य है
और इसी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का हम उपयोग जो है आने वाले समय में बहुत ही तीव्रता से कर रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास सोलर पैनल लगे देखे होंगे, या हो सकता है कि आपके घर पर भी आप सोलर कुकर का उपयोग करते हो। तो इन सोलर पैनल या इन सोलर कुकर से हम कैसे ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं? तो इन चीज़ों में एक सिलिकॉन जो है प्लेट या सिलिकॉन के वायर लगे होते हैं, जिससे वो संबंधित पाइप को या जो भी उनके पास सामान होता है वो आपस में, जैसे पानी आप ले लें, यदि आप सोलर पैनल से पानी गर्म हो रहा है तो उस पाइप के आसपास, चूँकि पाइप गर्म हो जाता है तो उसके आसपास जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी गर्म होंगी। तो इस तरीके से सिलिकॉन के वायर या सिलिकॉन के प्लेट के माध्यम से हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे आता है पवन ऊर्जा। नाम से ही स्पष्ट है, पवन से प्राप्त ऊर्जा। तो पवन से ऊर्जा, जो पवन से प्राप्त जो गतिज जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है पवन ऊर्जा के अंतर्गत किया जाता है, और यह कार्य टरबाइन के द्वारा किया जाता है। उन क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ जो है लगाई जाती हैं जहाँ तीव्र गति से जो है हवा चलती है। अब टरबाइन क्या होता है? टरबाइन आपने जो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे गांव के होंगे तो उन्हें देखा होगा, गांव के पास गांव में जो कुआं होता है, उन गांव के कुएं में एक रेहट जो एक बीच में लगा रहता है, रेहट में यदि वो जो गोल चक्री रहती है उस पर यदि आप पानी डालें तो वो चक्री घूमने लगती है। इसके अंदर एक रॉड भी गया हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, वो जो गतिज ऊर्जा है वो बदलता है। अब यहाँ पे आप इसको टरबाइन को आप उस रेहट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक आपने कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, जिसमें एक नासा का एक वैज्ञानिक था जो राजस्थान अपने गांव में आता है, और वहाँ पर चूँकि बिजली की, उसके गांव में बिजली नहीं होती है, और उस वहाँ पे वो एक गांव में झरना होता है, उसमें वो टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा करता है। अब आगे जो है हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भी एक नवीनीकृत स्रोत है ऊर्जा का, और यह भी कभी समाप्त न होने वाला संसाधन है। यदि भूमिगत जल, बारिश में जो जल रिस कर जो नीचे जाता है, चट्टानों के माध्यम से बहुत अधिक गहराई में पहुंचता है, और बहुत गहराई में पहुंचने पर जहां लावा खौलती अवस्था में रहता है तो तापमान अधिक होने के कारण वहां उस पानी की भाप बन जाती है, और उस भाप में इतना अधिक प्रेशर होता है कि वो एक विस्फोट के रूप में हमारे सामने आता है, जैसे ज्वालामुखी। इसको आप इस तरीके से समझते हैं कि यदि हम प्रेशर कुकर में चावल और पानी यदि हम पकाने के लिए रखते हैं, और यदि कुकर में पानी ज़्यादा हो जाता है, आप इस प्रयोग को करके भी देखें, पानी ज़्यादा हो जाता है तो जब सीटी होती है तो पानी और चावल, पानी तो बाहर आता ही है, प्लस उसके साथ चावल भी बाहर आ जाता है। तो इस भाप का उपयोग हम अपने जीवन के विकास के लिए कर सकते हैं। यह भाप मानव जाति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बिल्कुल हमें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है भाप, जब तक, क्योंकि गहराई में बहुत अधिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर जो तापमान अधिक होने के कारण भाप उतनी बनेगी, और उस भाप का उपयोग यदि हम बिजली की उत्पत्ति के लिए करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा साधन सिद्ध होगी, और इसी को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से कैसे हम बिजली की उत्पत्ति कर सकते हैं, ये सीखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो भूतापीय ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो। ठीक इसी तरीके से देखिए आप अणु विद्युत क्या, तो अणु विद्युत क्या है? अणु आपने सुना होगा, अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, कि अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका था, जिस हम आज भी वहाँ देखते हैं कि वो लोग जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। आज भी वहाँ के लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। अब देखिए उस अणु बम या परमाणु बम में कितना ज़्यादा एनर्जी था, और हम उस एनर्जी का उपयोग अपने जीवन के विकास के लिए कर सकते हैं, ना कि किसी को विस्फोट के लिए करना है। हमें उसका उपयोग रचनात्मक उपयोग करना है, ना कि हमें जो है उसका विस्फोट के लिए उपयोग करना है। तो आप इसको इस तरीके से समझें कि अणु या परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा, इसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? आपने दिमाग में आ रहा होगा सोना, हीरा। नहीं, दुनिया में सबसे महंगी वस्तु आज के समय में यूरेनियम, थोरियम है, क्योंकि हम इनका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा या अणु विद्युत के लिए करते हैं। यूरेनियम और थोरियम ऐसे तत्व हैं जिनसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, और इनका उपयोग हम अणु विद्युत हेतु करते हैं।
इसमें आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीज़ों को समझना होगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से अर्थ है जब दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उससे भी ऊर्जा जो है निकलती है। और नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा है, जब एक नाभिक 2 या 3 नाभिकों में टूटकर बिखर जाता है, तो हम इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आप केवल इसी को इस तरीके से समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा सरल शब्दों में और इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये चूँकि विज्ञान से जुड़ी चीज़ है। लेकिन नाभिकीय संलयन में 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक कई नाभिक में टूट रहा है। दोनों ही क्रियाओं में, विखंडन और संलयन, दोनों ही क्रियाओं में ऊर्जा निकल रही है और इस ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं। और यदि हम बात करें तो ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन तथा बाहर एक ऐसा चक्कर होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यह ड्यूटेरियम जो है वो एक स्थिर नाभिक होता है जो कि ऑक्सीजन के अस्थिर नाभिक के साथ क्रिया करके जल बनाता है। तो यदि यह ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के अस्थिर नाभिक के साथ क्रिया करेगा तो जल बनेगा, तो जल के साथ कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सोचिए, पृथ्वी पर 3/4 जल है, तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, कितनी विद्युत प्राप्त हो जाएगी। वर्तमान समय में पूरा महासागरीय विज्ञान इस ऊर्जा पर लगा हुआ है विभिन्न शोध करने में, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं बिजली हो गया, मोबाइल हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी होते चले जा रहे हैं। तो हमें इनके ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे जो है नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत ढूंढने होंगे जिससे कि वो कभी समाप्त तो ना हो और हमारा विकास निरंतर चलता रहे। तो इस तरीके से नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 चीज़ों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसी को हम अणुविद्युत के रूप में कह सकते हैं, चाहे हम उसको नाभिकीय ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। कोई भी 3 बिंदु बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको वो 3 पॉइंट लिखने होंगे जिसके कारण भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम यदि ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये आपको एक क्लू है आपके उत्तर को लिखने के लिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत में समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से पवन ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके कोई 3 कारण लिखिए। तीसरा है, कोयले के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। फिर है, राजस्थान के उस जगह का नाम बताइए जो अभ्रक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 5वां है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही।